गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप कि सब लोग जल्दी जल्दी आ गए हो। यस, ओके। आज के डेट में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है कि मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त ना लूं, ठीक है। कम से कम टाइम यूटिलाइज करते हुए हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कवर अप कर ले, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल क्विकली कम टू द क्वेश्चंस, ठीक है। सो इन्वेंट्री टेकिंग या इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन के क्वेश्चंस हम लोग अभी जल्दी से देख लेते हैं। तो सब लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद द बुक, रेडी विद द रजिस्टर, रेडी विद द कैलकुलेटर एंड रेडी विद योर माइंड्स। हो कि नहीं? यस, ओके। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, लेट मी क्विकली गिव यू अ रिकैप ऑफ व्हाट वाज इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन, है ना। इन्वेंट्री टेकिंग, इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन क्या था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि इन्वेंट्री में एक ऑडिट टेक्निक होता है, जैसे हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री टेकिंग। व्हाट डू मीन बाय इन्वेंट्री टेकिंग? इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब होता है कि हम फिजिकली काउंट करके वेरीफाई करते हैं कि भैया जितना इन्वेंट्री हमारे किताब में दिखाई दे रहा है इतना ही इन्वेंट्री एक्चुअल में हमारे पास है कि नहीं, ठीक है। अब ये कैसे देखा जाएगा सर? इसके लिए फिजिकली काउंट करेंगे और मैच करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से। बट द पॉइंट इज कि ये चीज अगर सेम डेट पे हो, एक ही लेवल पे हो, यानी जैसे मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 31 मार्च का इन्वेंट्री दिखा रहा हूं, देन इन दैट केस द फिजिकल स्टॉक टेकिंग शुड आल्सो बी टेकिंग ऑन 31st ऑफ मार्च। बट द प्रॉब्लम इज कि अक्सर ऐसा होता नहीं है। द इन्वेंट्री काउंटिंग, फिजिकल काउंटिंग इज डन ईदर प्रायर टू दैट क्लोजिंग डेट या लेटर देन दैट क्लोजिंग डेट, ठीक है। अब अगर ऐसा हो रहा है देन इन दैट केस सर अब क्या करें, है ना। मुझे किसी और डेट का डिटेल्स चाहिए और मेरे पास किसी और डेट का डिटेल है, तो यहां हमें करना होता है रिकंसाइल। जैसे मान के चलिए मुझे 31 मार्च का इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है और मैंने कैलकुलेट करके रखा है से 15 मार्च का इन्वेंट्री, मतलब फिजिकल काउंटिंग हो चुका है ऑन 15 ऑफ मार्च। तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ तो इनफ्लो आउटफ्लो हुआ होगा, कुछ ना कुछ एडिशन डिलीशंस हुए होंगे, कुछ ना कुछ रीजन से परचेस की वजह से इन्वेंट्री बढ़ा होगा, या सेल्स रिटर्न की वजह से इन्वेंट्री बढ़ा होगा, या सेल की वजह से इन्वेंट्री कम हुआ होगा, राइट। एट द सेम टाइम हम लोगों ने कुछ और भी ऐसे रीजंस देखे हुए, जैसे फॉर एग्जांपल कंसाइनमेंट। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर कंसाइनमेंट के तौर पे मैं एज अ कंसाइनर अगर गुड्स भेज रहा हूं टू अ कंसाइनी, ठीक है, तो ओनर ऑफ द गुड्स मैं हूं, ठीक है, लेकिन ये गुड्स मेरे पास है नहीं, इसका फिजिकल कस्टडी कंसाइनी के पास है। तो बात ऐसा हो रहा है कि कंसाइनी इज नॉट ओनर बट ही हैज द फिजिकल कस्टडी ऑफ इट, एंड कंसाइनर मैं इसका ओनर हूं लेकिन मेरे पास इसकी फिजिकल कस्टडी नहीं है। अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो इन्वेंटरी दिखना चाहिए लेकिन फिजिकल काउंटिंग में वो नजर नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें होते हैं, ये सबको कंबाइन करके हमारे सामने क्वेश्चन बना हुआ रहेगा। अब ये क्वेश्चन को अगर इंस्टीट्यूट की मेहरबानी हो जाए देन इन दैट केस इंस्टीट्यूट एक बेसिक लेवल पे हमें क्वेश्चन पूछ लेगा जो कि सीए फाउंडेशन लेवल में आई विल से अप्रोप्रिएट है। लेकिन यहां पर इस जगह पर इंस्टीट्यूट को अक्सर थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, यहां पे तो मुझे जान लेने का है, जान ले लो ना जान रे। तो यहां पर थोड़ा सा टेंशन वाला, मतलब कुछ तो भी अंग्रेजी को लेके ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना देते कि क्या बोले। अब उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद ये बोल चुका है कि इस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग नहीं पूछेंगे इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन में। उन्होंने खुद नहीं बोला है कि यार ज्यादा हो गया था, हमने ना कुछ ज्यादा भड़ास निकाल दिया, अब हम लोग इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। बट ठीक है, तो हम लोग एक बार जल्दी से भी क्वेश्चंस देखेंगे अपने किताब के, ठीक है। तो आज मैं जो क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं ये वो क्वेश्चंस है जो हम लोग विथ अ बिट ऑफ एफर्ट्स समझ लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी हमें, ठीक है। बट यस देयर विल बी सम मोर क्वेश्चंस जो हम लोग कल देखेंगे, वहां पर शायद थोड़े एफर्ट्स की ज्यादा जरूरत पड़े, ठीक है। हाँ जी, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अभी पहले जो टॉपिक देख रहे हैं पहले उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ जी, चलिए सब लोग रेडी? आइए सर। तो सबसे पहले आ जाओ, एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आ जाइए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। Now what is happening here? From the following information ascertain the value of stock as on 31st of March 2022. मुझे वहां पर दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन अप्रैल फूल्स डे 2021 है 1,42,500। ये कब का है? आप लोग यहां पे डेट पे ध्यान दीजिए, ये कब का है इन्वेंट्री?
1421, ठीक है। और मुझे कब का इन्वेंट्री चाहिए? 31 ऑफ मार्च 2022 का। मतलब ये मुझे इन्वेंट्री सीधा एक साल पहले का इन्वेंट्री दिया हुआ है, ठीक है। ओके सर। अब मुझे कहा गया है कि हम लोगों ने 7,62,500 का परचेस किया है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। 1421 का स्टॉक मुझे पता है और साल भर में मैंने कितने परचेसेस किए हुए हैं ये भी मुझे दिया हुआ है सर। तो परचेसेस की वजह से मेरा इन्वेंट्री बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जैसे ही मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नाम दिखाई दे, मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है। यानी इन्होंने जो वो परचेस का डिटेल दिया हुआ है, ये इन्होंने रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, ठीक है। अब वो रॉ मटेरियल परचेस करके उसे फिनिश गुड्स में मैन्युफैक्चर करने के लिए इनको और 1.5 लाख रुपए का खर्चा लगा। यानी ये जो टोटल आपको नजर आ रहा है, ये हुआ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश गुड्स, ठीक है। ओके सर। आगे मुझे दिया है सेल्स, ठीक है सर, ये मुझे सेल्स दिया हुआ है, काम में आएगा, देखते हैं। सेलिंग एक्सपेंस, सर सेलिंग एक्सपेंस मेरे काम का नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सर गुड्स बनाने का खर्चा चाहिए, गुड्स बेचने का नहीं। So when I talk about the cost, I am talking about a historical cost. और historical cost में सिर्फ उसको बनाने तक का जो कॉस्ट है वही आएगा, उसे बेचने का कॉस्ट नहीं आएगा। So selling expense में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, admin expense में कोई दिलचस्पी नहीं है, financial expense में कोई दिलचस्पी नहीं है। In short, एकदम सिंपल भाषा में अगर कहूं, मैं सिर्फ उन्हीं expenses में ध्यान देने वाला हूं जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं हम लोग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है। जो खर्चे P&L में आते हैं वो वाले एक्सपेंसेस मेरे कोई काम के नहीं है। सिंपल हो गया अभी आपके लिए, ठीक है। P&L वाले आइटम्स को आपको एक्सक्लूड करना है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वगैरह में जो आप कंसीडर करते हो वही आपको यहां पे काउंट करना है, ठीक है। गॉट इट। आगे, अब यहां तक तो मामला ठीक है सर, लेकिन इसके आगे क्या बोला है? एट अ टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 ऑफ मार्च 2021। 31 ऑफ मार्च 2021 मतलब कैन आई से ये वाले स्टॉक की बात कर रहे हैं, 1,42,500, 1421 यानी 31 मार्च 21, है ना। सो 31 ऑफ मार्च 21 को जो वैल्यू कर रहे थे, सम ऑफ ₹17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000। सर कहने का मतलब कोई तो भी एक आइटम हम लोगों ने 50,000 में खरीदा था, उसका वैल्यू हमने 17,500 से कम कर दिया था। क्यों कर दिया यार? मुझे बताओ, सभी लोग मुझे एक बार बताओ, सभी लोग सोच समझ के मुझे चैट बॉक्स में बताइए एक बार, सभी लोग बताइए। देखो कोई एक इन्वेंट्री मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको मैंने जो भी कीमत में खरीदा था ना, उससे भी कम के वैल्यू में मैं उसको लिख रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं सर? ऐसे बोर मार रहा था इसलिए मैंने इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस करके लिख दिया, माइनस कर दिया। ऐसे बोर हो रहा था, चल माइनस कर देते। ऐसा किया क्या कि कुछ रीजन हुआ होगा, व्हाई आई मस्ट हैव रिड्यूस्ड द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री? कोई मुझे सोच के एक बार बताओगे? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी, मैंने इन्वेंट्री का वैल्यू 17,500 से कम क्यों कर दिया? यानी 50,000 का जो इन्वेंट्री था उसको मैंने 17,500 से कम क्यों कर दिया? मैं उसे 32,500 में क्यों दिखा रहा हूं? सोच के बताओ। लेट्स सी कितना दिमाग दौड़ रहा है सब लोगों का अभी। ये टॉपिक थोड़ा डिमांड करता है, हाँ, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तो जरा सोचो, देखते हैं। हमने इन्वेंट्री के वैल्यू को रिड्यूस किया, कम किया, क्यों किया? क्योंकि सेल कर दिया इसलिए वैल्यू रिड्यूस कर दिया। ज्योति सोच के देखो, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू रिड्यूस किया, क्यों किया? क्योंकि मैंने बेच दिया। इज इट? आप पहले पॉइंट को समझो, आपके पास अभी भी कोई इन्वेंट्री स्टॉक में पड़ा हुआ है, यू हैव स्टिल समथिंग इन योर स्टॉक, ठीक है। उसका कॉस्ट है 50,000, यानी उसका बिल जो है, बिल में 50,000 लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसमें 17,500 राइट ऑफ कर रहे हो, यानी 17,500 कम कर दिया आपने। क्यों किया? मे बी सर वो लॉस हो गया बाय फायर और थेफ्ट। तो अगर लॉस हो गया तब तो उसका वैल्यू पूरा जीरो कर देना चाहिए। मैं तो सर 17,500 से ही कम कर रहा हूं। सोचो सोचो। ड्रॉइंग, ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि मैंने 50,000 के गुड्स में से, मतलब एक केक की तरह, मतलब अपन ने काट के 17,500 का गुड्स निकाल लिया, बाकी का रहने दिया। भाई राइट ऑफ लिखा है वहां पे, लुक एट द वर्ड रिटर्न ऑफ, यानी मैंने इन्वेंट्री के वैल्यू को कम कर दिया, ठीक है। चलिए, डिस्काउंट,
नो वेज, बिल्कुल नहीं, डिस्काउंट कहां से होगा भाई, हम तो खरीद चुके हैं ऑलरेडी, खरीद के रखा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बता देता हूं, अभी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको दिख रहा है राइट ऑफ किया, राइट ऑफ किया यानी मैंने उसका वैल्यू कम कर दिया, 50,000 में से 17,500 मैंने खत्म कर दिया, वैल्यू कम कर दिया। ठीक है, क्यों किया होगा? क्योंकि ये गुड्स मेरे पास पड़े पड़े शायद खराब हो गया है ना, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन ये काफी हद तक खराब हो गया, इसका क्वालिटी बिगड़ गया, यानी ये बेचने के लायक नहीं रहा। अब मैं इसे बेचने जा रहा हूं तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। रेडी, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये एक ऐसा एबनॉर्मल नेचर का प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में शायद अभी अचानक से डिमांड हट गया है ही नहीं, कोई खरीदना नहीं चाह रहा। नहीं होता है, कई बार आप सोच के देखिए, कोई स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन नो वन इज रेडी टू बाय इट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर भी अगर निकालना है तो कम दाम में ही निकाल देना पड़ेगा। क्या करोगे भी, लॉस खाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट में। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो ये जो प्रोडक्ट है ये एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट है। तो आप लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ कि सर जी देखिए ये 50,000 रुपए का प्रोडक्ट था, मैंने 50,000 के प्रोडक्ट को 17,500 से पहले ही राइट ऑफ कर दिया है। कब? ऑन 31st of March 2021, यानी पिछले साल इस 50,000 में से 17,500 मैंने पहले ही राइट ऑफ करके रख दिया था। तो इसका मतलब मैं स्टॉक को कितने में दिखा रहा था? अगर मैंने 50,000 के स्टॉक को 17,500 आज से एक साल पहले ही राइट ऑफ कर दिया है, यानी आज के डेट में मैं उसको कितने में दिखा रहा हूं? 32,500। क्या यह बात समझ में आ रहा है सबको? तो सर समझने की कोशिश कीजिए, ये जो मेरा स्टॉक है ना, ये स्टॉक में इंक्लूडेड है 32,500 विच इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ एन एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, तो मैंने पिछले साल मेरे पास कोई तो भाई आइटम था जो कि एबनॉर्मल था, उसको मैंने 17,500 से राइट ऑफ कर दिया था और 32,500 के साथ में मैंने उसको इस साल कैरी फॉरवर्ड करके लेके आया हूं मेरे पास। यानी अभी क्या समझ में आ रहा है, इस 1,42,500 में से 32,500 रुपए का एक एबनॉर्मल आइटम पड़ा हुआ है। क्या यहां तक सबको समझ में आया? एक बार पहले कंफर्मेशन दो, पहले यहां तक समझ में आया? अगर हां तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, नहीं अगर समझ में आया तो भी बताओ, फिर मैं इस पॉइंट को फिर से एक बार रिपीट करूंगा। ठीक है, सोच के बताइए सभी लोग एक बार, ऑल ऑफ यू। इट इज डेफिनेटली लाइक डेप्रिसिएशन। वेरी गुड कशिश एंड ज्योति, डेप्रिसिएशन जैसा बोल सकते हैं हम लोग, बट इट इज नॉट एक्चुअली डेप्रिसिएशन, हमने उसका वैल्यू कम कर दिया। ठीक है, राइट ऑफ किया। ओके ओके ओके, अगर एक भी पर्सन को नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, ये पॉइंट इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा ट्रिकी एरिया था। अगर ये पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है फिर। ठीक है, चलिए, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि 142,500 में से 32,500 एबनॉर्मल आइटम का अमाउंट है, यानी नॉर्मल स्टॉक कितना मुझे बताइए। अगर 1,42,500 में से 32,500 एबनॉर्मल आइटम है तो नॉर्मल कितने हैं सर? यस, वेरी गुड। 1,11,000, 1,11,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, हाँ ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, यस, ओके। अब आगे देखते हैं, उसके बाद क्या बोला है कि सर वही वाला आइटम जो हम लोग इस साल लेके आए ना, इस साल भी इसको बेचने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो हमने इससे फाइनली बेचा 45,000 में। सर इन्होंने ना पूरी एक कहानी दे दी है अबाउट एन एबनॉर्मल आइटम। वो एबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट क्या है, उसको अपन बेच भी नहीं पाए ढंग से, उसको बेचा बड़े मुश्किल से 45,000 में। तो देखने जाओ तो अपने को यहाँ पे अभी बहुत सारा डाउट आ सकता है, कंफ्यूजन आ सकता है कि सर मैं 50,000 के आइटम को 45,000 में बोलूं कि 32,500 के एसेट को 45 गुड्स को 45,000 में बेचा। ऐसा बहुत सारी चीजें मन में आएंगे, कंफ्यूजन आएंगे। वही कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे सिचुएशन में करना क्या।
अगर आपको यहां कोई भी एबनॉर्मल आइटम दिखाई दे तो उस एबनॉर्मल आइटम को हमारे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से मुझे टोटली हटा देना है। क्या करना है? टोटली उसे हटा देना है। सर कैसे हटाओ सर? कहना है से कुछ हद तक इसका अमाउंट ओपनिंग स्टॉक में है और कुछ हद तक जरा देखिए सेल किया है, तो ये अमाउंट सेल्स में भी इंक्लूडेड है, तो मैं ओपनिंग स्टॉक में से और सेल्स में से रेस्पेक्टिवली इनके अमाउंट को हटा दूंगा। सर ऐसा क्यों हटा दूंगा सर? पहली बात तो ये अबनॉर्मल है इसलिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको यहां पे बोल देखो क्या दिया, बारिंग द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू दिस आइटम ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल्स। कहने का मतलब नॉर्मली हम लोग 20% प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन सर ये अबनॉर्मल आइटम में ना कुछ अलग हो गया। तो हमें अगर कैलकुलेट करना है सही प्रॉफिट एंड द सही कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट वी हैव सोल्ड, द नॉर्मल आइटम्स दैट वी हैव सोल्ड, देन इन दैट केस नॉर्मल आइटम को मुझे वहां से टोटली एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, ध्यान में रहेगा अभी? ओके, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए लेट्स गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन का डेटा आपको समझ में आ गया सभी लोगों को। ठीक है, चलिए तो आइए भाई अभी गिव द हेडिंग क्वेश्चन नंबर 8। ओ ये कट रहा है शायद, एक मिनट। हाँ, ओके yes, I think now it is visible. Yes, give the heading question number 8। ठीक है, now मैं ऐसा नॉर्मली, ये मेरी आदत है, आप लोग ना भी फॉलो करो तो भी चलता है, मैं ऐसा एक पहले क्या करता हूं, ऐसा एक एरो मार्क ड्रॉ कर लेता हूं कि देखिए सर मेरे पास ना जो इन्वेंट्री है वो है 1/4/2021 का, और मुझे कब का इन्वेंट्री चाहिए? मुझे इन्वेंट्री चाहिए ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, तो मुझे यहां से सीधा जाना है, आई नीड टू गो स्ट्रेट, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है बैक कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इससे मुझे थोड़ा इजी होता है। कहने का मतलब मुझे अभी सीधा सीधा जाना है सर परचेज हुआ तो इन्वेंट्री बढ़ा, वो प्लस करूंगा, सेल हुआ तो इन्वेंट्री कम हुआ, वो माइनस करूंगा, इस तरह से सोचते हुए मुझे चलना है। ठीक है, अगर अगर क्वेश्चन में मुझे बैक कैलकुलेशन करना है देन सर उल्टा होगा, परचेसेस प्लस होने की जगह माइनस होंगे और सेल्स माइनस होने की जगह प्लस होंगे, उल्टा होगा। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके मैंने पहले यहां पे ये लिख दिया और मैंने ऐसा एरो मार्क भी ड्रॉ कर दिया कि दिस इज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यस, ऐसा करने के बाद आप लोग एक इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए। गिव द हेडिंग इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हेडिंग दे लीजिए इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो वैसा का वैसा ही सेम। क्या करना है? सिर्फ प्लस माइनस करना है, बस, नथिंग एल्स। ठीक है, सो 1/4/21 के इन्वेंट्री से 31 मार्च 22 के इन्वेंट्री पे पहुंचने का है, बस। ठीक है, रेडी? बना लिया सबने? अब सबसे पहले हमें 1/4/21 का इन्वेंट्री दिया हुआ है, वो लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/21 1,42,500, लिख लीजिए उसे। डन। चलिए, अब परचेजेस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, ये दोनों से मुझे पता चलेगा द कॉस्ट ऑफ न्यू यूनिट्स दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड। तो और प्रोडक्शन करने से मेरा इन्वेंट्री बढ़ता है, राइट? तो मुझे इन्वेंट्री को बढ़ाना होगा। ठीक है, कितने से बढ़ाएंगे सर? सर जो परचेजेस है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, लेकिन उससे पहले वो जो पैराग्राफ में दिया हुआ उसको एडजस्ट कर लेते हैं। पहले मैं काम करता हूं सर, यहां वो 142,500 मुझे ना नहीं जम रहा सर। क्यों?
उसमें वो अबनॉर्मल आइटम है सर, उसको निकालो पहले, उसको हटाओ यहां से। तो मैं पहले यहां से हटा देता हूं द कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइटम, जो कि अभी कितना है 32,500। वैसे तो 50,000 का था, लेकिन 17,500 तो मैं पिछले साल ही राइट ऑफ कर चुका हूं, तो भी 32,500 ही बचा है ना, वो हटा दो सर। ये हटा के मुझे यहां ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इन्वेंट्री। पहले तो यहां तक आ जाओ, ठीक है। आगे भाई, यहां तक हो गया सबका। अब जो इन्वेंट्री में एडिशन हुए वो ऐड कर दो आप। साल भर में जो एडिशंस हुए हैं वो हुए इन द फॉर्म ऑफ परचेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, दोनों को ऐड कर दो यहां पे। सर 7,62,500 के मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया और उसे मैन्युफैक्चर करने के पीछे मुझे 1.5 लाख रुपए का खर्चा लग गया, यानी सर 7,62,500 प्लस 150,000 इज माय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, है ना। वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, ठीक है। सर तो मेरे पास शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक जो था ऑफ नॉर्मल इन्वेंट्री वो था 1,10,000, और मैंने अभी अभी जो फ्रेश बनाए हैं वो 7,62,500 प्लस 1,50,000 में बनाए, यानी ये सब मिला के ओवरऑल मुझे क्या पता चलेगा, अब मुझे पता चलेगा द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल। आई होप सबको याद है ये शब्द है ना, कोगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, है ना। तो मुझे यहां से ये पता चल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, 10,22,500, ये पता चल गया। 10,22,500, ये मुझे क्या पता चला, ओवरऑल टोटल गुड्स अवेलेबल कितने हैं बेचने के लिए, ठीक है। चलिए, नाउ आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि स्टॉक का कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला देखा था। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट, मैंने कुछ लिखवाया था आपसे। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, और क्लोजिंग स्टॉक और इन दोनों का क्या रिलेशन होता है। किसी को याद है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकी मदद से मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक को, याद दिलाएगा मुझे। कोगा मल्टीप्लाइड बाय कॉग्स इज क्लोजिंग स्टॉक, कि कोगा प्लस कॉग्स इज क्लोजिंग स्टॉक, कि कोगा माइनस कॉग्स इज क्लोजिंग स्टॉक, या कोगा डिवाइडेड बाय कॉग्स इज क्लोजिंग स्टॉक, या कोगा सॉरी सीओजीएस माइनस कोगा इज क्लोजिंग स्टॉक। क्या है भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई याद दिलाओगे मुझे जरा। और याद वो दिलाना जो दिमाग के पेजेस पलटा रहे हो, अभी बुक के पेजेस नहीं। हाँ सर कुछ तो बताया था सर, 1 मिनट रुको सर, पेजेस पलटाने दो। ओ दिमाग के पेजेस पलटाओ, बुक के नहीं। चलो देखते हैं किसे याद है। कोगा और कॉग्स की मदद से क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। कोगा माइनस कॉग्स इज क्लोजिंग स्टॉक। हुजैफा मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि तुमने दिमाग के पन्ने पलटा के बताया मुझे। रंजीत तुम भी बुक के पेजेस तो नहीं पलटा है। चलो ठीक है, ट्रस्ट कर रहा हूं आप लोगों पे। ओके, कोगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी कोगा माइनस कॉग्स इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ऐसा देखा था हमने कभी तो भी। तो कोगा मिल गया सर, ठीक है, कोगा मिल गया मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कोगा मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे सेल है ना, वो सेल में से अगर मैं प्रॉफिट एलिमेंट हटा दूं तो मुझे सीओजीएस मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को, वही करने का है। चलो देखते हैं अभी, मैं एक एक करके लिखता हूं। सबसे पहले लिख देता हूं नॉर्मल सेल्स। सर कहना ऐसे कि 12,45,000 तो मुझे सेल्स दिया हुआ था, लेकिन उसमें 45,000 एबनॉर्मल आइटम का सेल वैल्यू है सर, वो थोड़ी ना चाहिए मुझे। तो मैं एबनॉर्मल आइटम को पहले ही ओपनिंग स्टॉक से हटा चुका हूं, ये जो सेल में उसका सेल वैल्यू इंक्लूडेड है ना, इसे भी हटा दूंगा, ठीक है। सो व्हाट इज माय नॉर्मल सेल्स, इट इज 12,45,000 माइनस द सेल वैल्यू ऑफ द एबनॉर्मल आइटम 45,000, तो ये मिल गया मुझे 12 लाख।
नॉर्मल सेल्स, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में मुझे जीपी के बारे में क्या बोला हुआ है, लुक एट इट। जीपी के बारे में क्या बोला है, जीपी परसेंटेज शायद दिया हुआ है, और जब भी जीपी परसेंटेज दिया रहे मैं चाहता हूं कि आप लोग अलर्ट होके ये देख लेना कि वो परसेंटेज किसका है, सेल्स का है कि कॉस्ट का है। पहले वो देख लो, मुझे बताइए सब लोग जीपी परसेंटेज के बारे में क्या दिया हुआ है। इज इट सम परसेंटेज ऑफ द सेल्स, सम परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट, व्हाट? सेल्स का है कितना परसेंट, कितना परसेंट ऑफ सेल्स, 20% ऑफ सेल्स, है ना। तो कैन आई से कि सेल्स में से मैं 20% माइनस कर दूं सीधा सीधा, क्योंकि 20% सेल्स का ही है, तो मैं सेल्स में से सीधा सीधा 20% हटा दूं तो मुझे सीओजीएस मिल जाएगा, राइट। मैं वही लिख रहा हूं अभी यहां पे, सच कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 12 लाख माइनस 20%, ठीक है। तो कहना ऐसे कि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया 9,60,000, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या कह रहे थे कि कोगा में से कॉग्स माइनस कर दे तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। अब मेरे पास कोगा भी है 10,22,500 और मेरे पास कॉग्स भी है 9,60,000, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू। यस एब्सोल्युटली करेक्ट उस्मा, वेरी गुड। सब लोग कैलकुलेट कर लो। The value of inventory will be 62,500। कैसे निकाला वो ब्रैकेट में लिख दो वहां पे, 10,22,500 माइनस 9,60,000। आ गया। इजी छे। सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सर, हाँ बिल्कुल, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं आ सकता। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगता है 4 या 5 मार्क के लिए ही आएंगे, हालांकि ये मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता क्योंकि इसमें दिमाग का एप्लीकेशन तो है सर। 4 या 5 मार्क कम हो जाते हैं सर इसके लिए, ठीक है। इससे इजी इजी क्वेश्चंस 4-5 मार्क के लिए आते हैं, ये तो फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। बट एनीवेज जो है वही है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको लेके आप एक वर्किंग नोट भी बना सकते हो। वर्किंग नोट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि वहीं पे ब्रैकेट में लिखने की जगह आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो, क्योंकि अक्सर मेन आंसर में ब्रैकेट में लिखते वक्त हम लोग कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर करें तो पूरा वो काटना पड़ेगा, उससे अच्छा वर्किंग नोट को काटाकुटी होने दो यार, मेन आंसर को अच्छा लिखो, है ना। बट एनीवेज अगर आप इसी को वर्किंग नोट पे बनाते हो तो मेनली जो वर्किंग नोट बनाना है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेके ही बनाना है, बाकी सब तो स्ट्रेट अवे दिए हुए हैं आपको। तो कुछ इस तरह से आप वर्किंग नोट इसका बना सकते हो। गिवन सेल्स 12,45,000, ठीक है, उसमें से हमने अबनॉर्मल सेल्स हटा दिया 45,000, जो बचा वो है नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स में से मैंने जीपी माइनस किया, कैलकुलेट करके दिखाया 20% ऑफ 12 लाख 2,40,000, वो माइनस करके मुझे मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,60,000। ऐसा एक वर्किंग नोट भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो बल्ले बल्ले, ठीक है। ओके बड़े आगे। चलो देखते हैं अभी।
यस। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ना। क्वेश्चन नंबर 9 में एक दो पॉइंट्स थोड़े एडिशनल जरूर है और थोड़ा घुमाने की कोशिश भी किया हुआ है, लेकिन अदरवाइज काफी हद तक ना अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से डीप ब्रीथ कर लो, प्राणायाम कर लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस। तो मुझे अभी दिया हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून 2022। 23 जून को फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है। ठीक है सर, द वैल्यू ऑफ स्टॉक मिला है 48 लाख, यानी फिजिकल काउंटिंग करके हमें 48 लाख का स्टॉक मिला। ठीक है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस बिटवीन 23 जून टू 30th जून। सर इसका मतलब मुझे बैक कैलकुलेट करना है कि सीधा सीधा ही जाना है, कैसा करना है? मेरे पास 23 जून का स्टॉक है और मुझे स्टॉक कब का चाहिए? 30 जून का। तो 23 से लेके 30 तक 7 दिन में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हुए जो मुझे वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब वो मुझे एडजस्ट तो करना है, लेकिन मुझे अब सबसे पहले एक बात बताइए कि यहां पे मुझे सीधा सीधा सोचना है कि उल्टा सोचना है? यस, सीधा सीधा, राइट? सर प्री डेटेड है ना, अगर आगे के डेट का होगा तो मुझे उल्टा सोचना पड़ेगा, ये सीधा सीधा है। ठीक है, चलो वेरी गुड, देखते हैं। सर तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है फिजिकल स्टॉक ऑन 23 जून 48 लाख। ठीक है, अब क्या क्या दिया है? आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ रुपीज 2,40,000 वर अनसोल्ड। अच्छा ऐसा कुछ तो भी बोला है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो मेरे ऑनेस्टली मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसे वाले पॉइंट्स तो अभी इसमें डालने नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कंसाइनमेंट हमारे सिलेबस में ही नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है आपको तो कंसाइनमेंट के बारे में पता ही नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि अपन ने उसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग अगर कंसाइनमेंट नामक टॉपिक सिलेबस से हट चुका है तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स जिन क्वेश्चंस में कवर्ड है वो भी लॉजिकली हट जाने चाहिए, लेकिन नहीं हटाया और यही क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, इसलिए अपन देख के रखते हैं, तैयारी रखो। ठीक है ना? तो मुझे यहां पे क्या बोला है? आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो पहले तो इस सेंटेंस को देखो, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसको पढ़ के क्या लग रहा है कि हम कंसाइनर है कि हम कंसाइनी है? सोच के बताइए। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर कंसाइनर कौन, कंसाइनी कौन बोला था अपन ने, है ना? आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट। चलिए बताइए मुझे कि हम कौन है? हम नर है कि आई मीन हम कंसाइनर है कि हम कंसाइनी है? लेट अस बघुया। सिर्फ पहला पहला सेंटेंस पढ़ो, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? कंसाइनर, कंसाइनर है, कंसाइनर। सभी लोग कह रहे हैं नर है, सभी को लगता है कि नर है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि गुड्स भेजा है भाई, हमने भेजा है तो हम नर है ना? ओके, तो अगर हम लोग कंसाइनर है तो क्या बोल रहे हैं? गुड्स एट कॉस्ट वर्थ 2,40,000 वर अनसोल्ड, यानी कंसाइनी के पास कुछ तो भी स्टॉक फिजिकली पड़ा हुआ है जो अभी तक बिका नहीं है, लेकिन क्या वो उसका है कि वो हमारा है? सोच के बताओ, उसका है कि हमारा है? वो स्टॉक हमारा है। ठीक है, लेकिन वो जो फिजिकल काउंटिंग 48 लाख का किया है, क्या उसमें ये 240 भी मिले होंगे? क्या नहीं मिले होंगे, राइट? तो हमें क्या करना होगा? इस 240 को भी स्टॉक में इंक्लूड करना होगा। तो हमारा स्टॉक क्या होना चाहिए? इससे 2,40,000 रुपए ज्यादा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, आई होप सब लोग इजीली कंफर्टेबली इसको समझ पा रहे हो, डाइजेस्ट कर पा रहे हो। सर हमारे पास फिजिकल काउंटिंग, हमारे पास जो स्टॉक था उसका फिजिकल काउंटिंग करके 48 लाख का स्टॉक मिला है। अब हमें पता चला कि 240 का स्टॉक और है जो यहां नहीं है, वो उधर पड़ा है। कहां? कंसाइनी के पास। तो वो भी तो हमारा ही स्टॉक है, तो वो 240 भी हमें यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये भी दिखाना पड़ेगा ना। गॉट इट? चलो वेरी गुड। उसके बाद
सेकंड पॉइंट में मुझे नहीं पता, लेकिन खामखा घुमाने की कोशिश की गई है, ठीक है, क्यों नो आइडिया, लेकिन घुमाया, ठीक है। चलो मैं पहले ना एक काम करते हैं, मैं सीधा सीधा सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा सोचो, ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ ना कुछ नया एग्जाम में भी आ सकता है, तब तो सोचना ही पड़ेगा ना, इसलिए अभी सोचो सब लोग। सेकंड पॉइंट को देखो क्या बोला है, परचेजेस ऑफ 4 लाख, यानी 23 जून से लेके 30 जून के बीच में हम लोगों ने 4 लाख के परचेजेस किए, वर मेड, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 1,60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th of July 2022। मतलब क्या कह रहे हैं ये लोग, सर 4 लाख के गुड्स हमने परचेस तो किए, लेकिन इसमें से 1,60,000 के गुड्स डिलीवर हुए ऑन 5 जुलाई। कहने का मतलब 1,60,000 के गुड्स हमने खरीद तो लिए थे, लेकिन वो पहुंचा नहीं था सर हमारे पास। कब नहीं, 30 जून तक हमारे पास पहुंचा नहीं था सर, ठीक है। यानी 2,40,000 के गुड्स हमने परचेस भी किए, पहुंच भी गया, और 1,60,000 के गुड्स हमने परचेस तो किए, लेकिन 30 जून तक वो हमारे पास पहुंचा नहीं, ठीक है। अब सोचते वक्त सब लोग अपने दिमाग में एक ही बात रखना, मुझे 30 जून का फाइनल अकाउंट्स बनाना है, तो लॉजिकली स्पीकिंग 30 जून के फाइनल अकाउंट्स में ये 4 लाख वाले पॉइंट में कितना मेरे स्टॉक में दिखना चाहिए, पूरे 4 लाख दिखने चाहिए, सिर्फ 1,60,000 दिखना चाहिए, सिर्फ 2,40,000 दिखना चाहिए, या कुछ और। जब मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं, मैंने 23 जून से लेकर 30 जून तक में 4 लाख के परचेस कर लिए, ठीक है, लेकिन वो 4 लाख के गुड्स मेरे पास पहुंचे नहीं, मेरे पास 2,40,000 के गुड्स पहुंचे। 1,60,000 के गुड्स मेरे पास कब पहुंचे, 5 जुलाई को पहुंचे। तो चलो सर मैंने परचेस किया, पहुंचे नहीं गुड्स, तो 30 जून का जब मैं स्टॉक कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैंने मेरे फाइनल अकाउंट्स में स्टॉक कितना लिखना चाहिए, 4 लाख लिखना चाहिए, 2,40,000 लिखना चाहिए, 1,60,000 लिखना चाहिए, या कुछ और लिखना चाहिए। ओके, 2,40,000, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, सभी जन बोलो भाई, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, ज्यादातर जन 4 लाख ही कह रहे हो। ठीक है, वेल 4 लाख इज एब्सोल्युटली राइट। जरा सोच के देखना रंजीत, आराम से, हाँ, लेट्स थिंक अबाउट इट। सर मैं जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास करता हूं, शुरुआत में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कहना ऐसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स बेस्ड एंट्री करते हैं हम लोग, तो परचेस की एंट्री कैसे की जाती है, बाय लुकिंग एट अ परचेस बिल। अब मैंने परचेस तो कर लिया ना 4 लाख का गुड्स, अगर परचेस कर लिया तो बिल आ गया मेरे पास, तो मैंने एंट्री तो पास करना ही करना है ना। वो अलग बात है कि इसमें से सिर्फ 2,40,000 के गुड्स मेरे पास फिजिकली पहुंचे और 1,60,000 के नहीं पहुंचे। कहने का मतलब वो 48 लाख में 2,40,000 के गुड्स भी फिजिकली वहां पर पड़े होंगे, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम 1,60,000 के गुड्स मेरे पास अभी तक नहीं पहुंचे, ठीक है, ये अभी तक वो इन ट्रांसिट है, ठीक है। ओके सर, तो ये बोला है सर। अच्छा अब आराम से, एक मिनट मैंने कुछ अलग बोला, सॉरी। 48 लाख में वो 2,40,000 इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, आराम से बताता हूं मैं। देखिए ये 23 जून से लेके 30 जून के बीच में खरीदा है, ठीक है, यानी जब मैं 23 जून के स्टॉक को काउंट कर रहा था 48 लाख, वहां पे 48 लाख के गुड्स तो थे, उसके बाद मैंने और 4 लाख के गुड्स खरीदे, गेटिंग मी। तो सर जी मेरे स्टॉक में ये पूरे 4 लाख ही और ऐड होने चाहिए, भले ही इसमें से 1,60,000 मेरे पास नहीं पहुंचे, लेकिन मेरे स्टॉक में तो काउंट होना चाहिए, मैं परचेस तो कर चुका हूं। क्या समझे आप, है ना सर। ऐसा समझ लो कि हमने अमेज़न से ऑर्डर कर दिया, खरीद लिया, बस वो फिजिकली मेरे पास पहुंचा नहीं है, लेकिन खरीद तो लिया ना सर, तो मेरा सामान हो गया ना, मैंने पैसे दे दिए ना, सामान तो मेरा हो गया। गेटिंग मी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा, लॉ का एप्लीकेशन करो, है ना। तो सर यहां पर मैंने पूरे 4 लाख का और परचेस किया, यानी मेरा स्टॉक क्या होना चाहिए, 4 लाख रुपए ज्यादा होने चाहिए, यानी यहां पे मैंने क्या करना चाहिए, पूरे 4 लाख रुपए और ऐड करने चाहिए। क्या ये समझा सबको? सबको समझा? हाँ तो मत होने दो, क्या हो गया, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने कौन सा स्टॉक दिखाना चाहिए, वही दिखाना चाहिए जो फिजिकल काउंट करके मिल रहा है। यही तो बात है, आपको यहां पर सही गलत का फैसला नहीं करना है, यू आर जस्ट रिकंसाइलिंग, आप प्लस माइनस कर रहे हो, ठीक है। कुछ गुड्स हमारे पास पहुंचा भले ही नहीं है, बट इफ वी आर द ओनर, इज इट राइट कि हम उस गुड्स को टोटली इग्नोर कर दें? भाई हम तो ओनर है ना,
अगर हम ओनर हैं तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुझे उस इन्वेंट्री को दिखाना चाहिए, करेक्ट? ठीक है कशिश? यस, चलिए आगे देखते हैं अभी। वेरी गुड। आगे क्या दिखाई दे रहा है? सेल्स वर ₹13,60,000 विच इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। हे भगवान, हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून 2022। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सर जी ऐसा हो रहा है कि 13,60,000 का तो सेल है, इसमें से 3,20,000 रुपए, इसमें से 3,20,000 रुपए का जो सेल है वो ऑन अप्रूवल बेसिस था। अब ये भी हमारे सिलेबस में हुआ करता था, हट चुका है, तो ऐसे पॉइंट्स आना तो नहीं चाहिए लॉजिकली, लेकिन अभी भी है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन नहीं है भाई। ठीक है, तो खैर हम लोगों ने सेल ऑन अप्रूवल का भी एक डिस्कशन करके रखा हुआ है, उम्मीद करता हूं कि सबको वो याद है। ठीक है, ओके, एनीवेज, तो सर 13,60,000 में से 3,20,000 ना ऑन अप्रूवल वाले सेल है, यानी नॉर्मल सेल्स कितने, 10 लाख समथिंग, 10,40,000 शायद, हाँ 10,40,000, 10,40,000 नॉर्मल सेल रहे होंगे। ठीक है, ओके। अब ये जो 3,20 है, ये 3,20 में से भी ये कह रहे हैं कि आधे जो है ना वो 30 जून के पहले रिटर्न हो गए थे। ठीक है, आधे जो है वो 30 जून के पहले रिटर्न हो गए, यानी 23 जून से 30 जून के बीच में हम लोगों ने टोटल 13,60,000 के सेल किए, जिसमें से 3,20,000 के सेल ऑन अप्रूवल बेसिस थे, और 30 जून के पहले इनमें से आधे यानी 1,60,000 सेल वैल्यू वाले गुड्स मेरे पास वापस आ गए। ठीक है, ऐसा है सर? ठीक है, ऐसा बोला है ना, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। अब जरा देखिए वो प्रॉफिट जो है, ये सर आपने ये बताया नहीं कि इसका क्या करना है, उसमें आते हैं, उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे अपन। ठीक है, हाँ, लेकिन अब देखिए गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। अब मुझे बताइए 25% किसका है, सेल्स का कि कॉस्ट का? 25% किसका है, सेल्स का कि कॉस्ट का? सेल्सा चाहे कि कॉस्टा चाहे,
ओके, चलिए, आई होप नाउ इट्स प्रॉपरली विजिबल. यस, सब लोग हैं ना? सब लोग आ गए हो? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज ऑफ कॉस्ट, है ना? तो प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट. तो क्या ये चलेगा? मुझे नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे दिया हुआ सेल्स. तो सर मुझे क्या करना होगा? सेल्स में से प्रॉफिट हटाने के लिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड ऑल्सो बी ऑन सेल्स. तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट को मुझे कन्वर्ट करना होगा इनटू परसेंटेज ऑन सेल्स. कर पाओगे सब लोग? बताइए. इफ इट इज 25% ऑफ कॉस्ट, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल्स? बताइए जल्दी. If it is 25% of cost, then how much percent on sales? Let's see कितने जन बता पाते हैं मुझे 20% of sales. Okay, 20%. 20%, 20%. वेरी गुड. परफेक्टो, परफेक्टो. सबको आ गए हो. वेरी गुड. 20% ऑफ सेल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, चलिए. तो लेकिन फिर से हमें कुछ यहाँ पे एक और डिटेल दिया हुआ है. देखो क्या दिया है. हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000. यानी 2,40,000 के गुड्स को हमने 1,20,000 में बेचा है सर. कहना है से दिस इज अगेन एन एबनॉर्मल आइटम, है कि नहीं? तो एबनॉर्मल आइटम का रूल क्या है कि सर इस एबनॉर्मल आइटम को हम टोटली हटा देंगे. कहां से हटा देंगे सर? कॉस्ट में से भी हटा देंगे और सेल वैल्यू में से भी हटा देंगे. ठीक है. लेट मी टेल यू वन थिंग. मॉड्यूल यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग अप्रोच फॉलो करता है, इसलिए प्लीज डोंट लुक एट अ मॉड्यूल सॉल्यूशन, क्योंकि मॉड्यूल सॉल्यूशन एक के लिए एक तरह से होगा, दूसरे के लिए दूसरे तरीके से होगा. इसमें आपका ही कंफ्यूजन बढ़ेगा. इसलिए हम लोग वही अप्रोच फॉलो करेंगे जो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉलो किया था. ठीक है. ओके, तो मुझे क्या करना है सर? सर वो जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट में से 240 हटाना है और सेल्स में से 120 हटा देना है. अब नॉर्मल आइटम को टोटली हटा दो, काम खत्म. ठीक है. चलिए सर, तो मुझे निकालना है 30 जून का स्टॉक. ओके, लेट्स गो फॉर इट. आ जाइए. गिव द हेडिंग क्वेश्चन नंबर 9. 23 जून से लेके 30 जून तक के स्टॉक पे पहुंचना है, सीधा सीधा जाना है. ठीक है. बना लीजिए फॉर्मेट. इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है. फटाफट लाइन मारने में ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना. विवेक आया है कि नहीं? बबलिया, आर यू देयर? चलो ठीक है. राइट ऑन. पहले सर मुझे तो सबसे पहले 23 जून का स्टॉक दिया हुआ है, एज इट इज लिख दो. सो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 23 जून 48 lakhs. ठीक है. अब इसमें मैं ऐड कर देता हूं वो जो कंसाइनमेंट वाला स्टॉक है ना, वो ऐड कर देते हैं. तो कंसाइनमेंट स्टॉक 2,40,000. ठीक है. इसके अलावा कहने से कि हम लोगों ने कुछ परचेस भी किए थे सर, है ना? अब मॉड्यूल ने क्या किया, यहां पे 240 अलग से लिखा, 160 अलग से लिखा. आप भी वैसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन डजंट मेक एनी सेंस. मतलब 240 को भी प्लस करो और 160 को भी प्लस करो, तो सीधे सीधे 4 लाख कोई प्लस करने का ना. ठीक है. तो वो कोई सेंस नहीं है. लेकिन सिर्फ उसके बारे में दो अलग अलग डिटेल दी है, इसलिए अगर आप अलग अलग ऐड कर दो तो ठीक है, चलेगा. वैसा ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे. लेकिन एनीवेज
4 लाख इन टोटल हमें ऐड करना है परचेजेस। कर दिया ऐड। चलिए, तो अब आप इन सबका टोटल ले लो एक बार। कहने से मेरे पास वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल था 54,40,000। ठीक है, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। ठीक है, लेकिन इसमें एक abnormal आइटम भी है सर, है ना। उसका कॉस्ट क्या है? 2,40,000 हटा दो सर इसमें से। तो यहां से मैं हटा देता हूं अभी द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक 2,40,000। तो इससे मुझे पता चल जाएगा द कॉस्ट ऑफ अवेलेबल नॉर्मल स्टॉक। तो मेरा नॉर्मल स्टॉक कितना अवेलेबल है सर? 52 लाख। वैसे तो 54,40,000 थे, लेकिन उसमें से 2,40,000 तो एबनॉर्मल वाले थे। तो नॉर्मल वाले कितने थे सर? 52 लाख। ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल टिल हियर? चलो बढ़िया, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स अवेलेबल तो आ गया। अब इसके बाद मुझे यहां से देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल कोगा में से कॉग्स हटाना है ना। तो मुझे अभी नेक्स्ट कहां पहुंचना है? कॉग्स पे पहुंचना है सर, है ना। अब देखो मैं कॉग्स को डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकता हूं और ऑल्टरनेटिवली दूसरी तरह से भी लिख सकता हूं। एक एक करके देखो आराम से। सबसे पहले वो सेल और रिटर्न वाला भी एक पॉइंट दिया हुआ था सर, है ना। ओके, आराम से। जो भी मेरे सेल्स थे वो सेल्स में से 3,20,000 के सेल ऑन रिटर्न बेसिस थे, बरोबर। ओके, अब जरा बताना वो 3,20,000 में से भी 50% तो रिटर्न हो गए ना, और वो अभी रिटर्न हुए। यानी वो जो 48 लाख का स्टॉक चेकिंग किया था ना, वो तब नहीं था सर, वो अब रिटर्न हुए। ठीक है, तो वो अब रिटर्न हुए तो वो मेरे यहां पे ऐड हो जाना चाहिए अभी, बरोबर। चलिए, तो मैं इसको अभी ऐड कर देता हूं। तो सर ये कितना ऐड होगा, लेकिन जरा संभल के सर। 160,000 उसका सेल वैल्यू था, उसमें से 20% प्रॉफिट एलिमेंट हटाओ, है ना। तो कितना कॉस्ट है उसका? 1,28,000। ये मैं यहां पे ऐड कर देता हूं। ठीक है, सेल्स रिटर्न से मेरा इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ता है, राइट। इन्वेंट्री बढ़ता है क्योंकि मेरे पास वापस आ रहा है, मेरा इन्वेंट्री बढ़ेगा, राइट। तो सर ये मैंने यहां पे ऐड कर दिया, करेक्ट। हेंस इसके बाद अब मैं यहां से हटाऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मैंने ना यहां पे वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, पहले यहां तक लिख लो सब लोग, यहां तक कंप्लीट कर लो।
हो गया यहां तक? ओके, चलिए तो वर्किंग नोट पे लिख लिया सबने? यस। देखिए, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। 13,60,000 के ओवरऑल सेल्स थे, जिसमें से 1,60,000 के तो रिटर्न हो गए, हटा दिया सर उसको। यानी ऑन अप्रूवल एंड नॉर्मल सब मिला के 12 लाख रुपए के सेल हुए। सर ऑन अप्रूवल ही सही, लेकिन कहना ऐसे कि वो अभी भी मतलब प्रॉफिट में तो बेचा ही है हम लोगों ने, ठीक है? ओके, अब 12 लाख के सेल में से मैं सिर्फ अबनॉर्मल सेल को हटा देता हूं। अबनॉर्मल सेल कितना है सर? 1,20,000, राइट? ये हटा दिया तो 10,80,000 बचा नॉर्मल सेल्स, है कि नहीं?
इंक्लूडिंग ऑन अप्रूवल वाला, ठीक है। अब ये जो है इसको हम लोगों ने 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, 25% ऑन कॉस्ट यानी 20% ऑन सेल्स, इतने प्रॉफिट में हम लोगों ने इसे बेचा है। तो प्रॉफिट कितना होगा? 10,80,000 का 20% यानी 2,16,000, यानी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 8,64,000। क्या कैलकुलेशन समझा सबको? इसके साथ साथ आप लोग ये एक वर्किंग नोट भी लिख लेना, प्रॉफिट का कैलकुलेशन ये भी आपको शो करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, डायरेक्टली लिख दिया तो नहीं चलेगा, ठीक है। इसको भी लिख लो। ये समझा सबको? अब अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया तो कोई स्टॉक कैलकुलेट करके बताएगा कितना आ रहा है? फोर लाख नहीं, 44,64,000। अच्छा, सभी का यही आ रहा है? ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 8,64,000 है तो मुझे क्या करना है? मुझे बस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स अवेलेबल को कंपेयर करना है विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट्स इट। इसकी मदद से मिल जाएगा इन्वेंट्री एज ऑन 30 जून 44,64,000। क्या बोलते हैं, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Everyone comfortable till here? आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू कि इसका मॉड्यूल का सॉल्यूशन मत देखना। फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं मुझे एक बार देखना है, सर मना क्यों कर रहे हैं यार, एक बार देखना है, एडवेंचर चाहिए, तो कर लो भाई एडवेंचर। लेकिन उससे होगा ये कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को हार्ड लगने लग जाएगा, ये क्वेश्चन आप छोड़ के चले जाओगे फिर, ठीक है। तो भैया अगर कोई एडवेंचर की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े तो मेरे ख्याल से उस एडवेंचर को ही अवॉइड करे तो ज्यादा अच्छा है। मॉड्यूल का सोल्यूशन थोड़ा अलग तरीके से है और मैं आपको बता चुका हूं कि एक ही चीज के बार बार अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से सोल्यूशन लिखता है मॉड्यूल, तो आप उस तरह से मत जाइए, आपको जो बताया है उसी तरह से करके जाइए, आंसर सेम आएगा। आपको अगर मॉड्यूल देखना ही है तो ज्यादा से फाइनल आंसर मैच करके देख लो, ठीक है। अप्रोच को बिल्कुल उनका अलग हो सकता है, आपका अप्रोच अलग है, लेकिन फाइनल आंसर अगर सेम है तो सब सही है। अंत भला तो सब भला। ओके, चलो ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो। मतलब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के दो अवतार रखे हैं, दो अवतार, ठीक है। एक अवतार एक ऐसा रखा है जो आप लोगों ने खुद होकर ट्राई करके आपको जम जाना चाहिए, और दूसरा अवतार थोड़े से उसमें एडिशनल पॉइंट्स है जो हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के दो अवतार है। पहला वाला मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करो एक बार। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन नंबर 10, a trader prepared his accounts on 31st of March each year. Due to some unavoidable reason, no inventory taking could be possible till 15th of April 2020, on which date the total cost of the goods in his godown came to rupees 5 लाख। कब का ये? 15 अप्रैल का। और मुझे कब का स्टॉक चाहिए? 31 मार्च का। और ये कब का स्टॉक है? 15 अप्रैल का। ओके, the following facts were established
फ्रॉम सो एंड सो डेट, यानी 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में का क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ ये मुझे दिया हुआ है। अब जरा देखिए, मुझे 31 मार्च का चाहिए और स्टॉक कब का दिया हुआ है, 15 अप्रैल का। तो जरा सोच के बताइए, यहां पे सीधा जाना होगा कि उल्टा आना होगा, बताइए सब लोग। ये सीधा वाला क्वेश्चन है कि उल्टा वाला क्वेश्चन है? वेरी गुड। उल्टा आना होगा सर। उल्टा आना होगा मतलब नॉर्मली स्पीकिंग परचेज ऐड होते हैं और सेल माइनस होते हैं, इस बार
अरे भाई इतने देर से वेट कर रहा हूं, किसी का आंसर ही नहीं आया, क्या हो रहा है? ट्राई कर रहे हो कि नहीं? उल्टा आना है मतलब जो परचेज ऐड होता है वो माइनस होगा, जो सेल माइनस होता है वो प्लस होगा, है ना? बस सेल में इतना ध्यान रखना है आपको कि प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूडेड है। किसी का आंसर आया? एनीवन रेडी विद द आंसर? टेल मी। चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक बात बता दूं सब लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर जब चीजें आसान होते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा डराने की कोशिश करता है कि भाई किसी तरह से इस बच्चे को ना गुमराह कर दो, ठीक है, डाइवर्ट कर दो। मतलब ये तो बड़ी आसानी से आंसर निकाल लेगा, तो इसको ना थोड़ा घुमा दो। घुमा दोगे ना तो वो इजी वाले चीज को भी नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको ना एक ऑफ ट्रैक एग्जांपल देता हूं जिसको मदद से समझने की कोशिश करो। अगर आज के डेट में आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा बताओ 2+2 क्या होता है, तो आप सभी लोग मुझे इजीली जवाब दे दोगे 4 सर, 2+2 क्या है, 4 है, इतना इजी तो है, ठीक है। अब मेरे को यही क्वेश्चन पूछने का, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछूंगा, तो मैं ऐसा पूछ रहा हूं 2+2 क्या होता है फ्राइडे के दिन, हर फ्राइडे के दिन में 2+2 क्या होता है बताओ। कोई लेना देना है फ्राइडे का 2+2 से? नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग बोलेगा ऐसा क्यों बोला सर ने, फ्राइडे क्यों बोला, कुछ लॉजिक है क्या? फ्राइडे, फ्राइडे कौन सा डे होता है, एक मिनट, फ्राइडे में कितने लेटर्स होते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हमारा दिमाग सोचने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे फ्राइडे का मेंशन किया। अरे भाई फ्राइडे का वहां पे कोई रोल ही नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट मेंशन किया ना, तो हम लोग घूम जाते हैं। यहां इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ किया है, ठीक है। अब देखिए वहां पे क्या दिया है, सेल्स बोला है 4,10,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स ऑफ 1,00,000। तो भाई सेल तो है ना, कैश हो या क्रेडिट हो। भाई मैं इन्वेंट्री आउटफ्लो की जब बात कर रहा हूं, मेरा कंसर्न सेल्स है, मेरा कंसर्न वो कैश के लिए हुआ कि क्रेडिट में हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझे बात को? तो सर मुझे टोटल सेल्स ही लेना है, उसमें वो जो इंक्लूडिंग कैश सेल्स दिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया है, ठीक है। तो वो सब इग्नोर करो, आपको क्या लेना है यहां पे? वेरी गुड सीए साहब, आर्यन, सीए आर्यन। हाँ, तो आपको कितना लेना है वहां पे? पूरे 4,10,000 लेना है, ठीक है। और मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज भी सीधा सीधा 20% ऑन सेल से बोला हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये 4,10,000 में से सीधा सीधा 20% माइनस कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा सीओजीएस आ गया, ओके। अच्छा, अब परचेजेस बोला है 50,340 इंक्लूडिंग कैश परचेजेस 19,900, ठीक है। तो क्या हुआ, मुझे तो टोटल परचेज ही चाहिए, है कि नहीं। सेल्स रिटर्न दिया है 10,000, ठीक है। तो सर अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? वेरी सिंपल, आप लोग एकदम इजीली इसके बारे में सोच के देखो। सर देखिए मेरे पास ना, अरे एक मिनट भाई, हाँ जी, मेरे पास ना 5 लाख रुपए का इन्वेंट्री था, 5 लाख रुपए का मेरे पास इन्वेंट्री था, ठीक है। ये 5 लाख रुपए के इन्वेंट्री में से मैं हटा दूंगा परचेजेस और मैं ऐड करूंगा सेल्स। ऐसा क्यों सर? नॉर्मली तो मैं सेल्स को ऐड करता हूं, सॉरी परचेस को ऐड करता हूं, सेल्स को माइनस करता हूं, यहां पे उल्टा क्यों कर रहे हो? अरे उल्टा ही तो आना है कि नहीं, बैक कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए उल्टा, है ना। तो मुझे यहां पे क्या करना है, परचेसेस माइनस करना है, सेल्स को ऐड करना है। सर परचेसेस कितना माइनस करूंगा, कितना है परचेसेस? देखिए 50,340, तो 50,340 को मैं कर देता हूं माइनस। सेल्स कितना है सर? ओके चलिए देखते हैं। सेल्स वैसे तो 4,10,000 है, लेकिन इस 4,10,000 में से 10,000 तो रिटर्न हो गए, यानी इफेक्टिवली सेल्स कितना बचा? 4 लाख, है ना। अब वो 4 लाख के सेल में 20% प्रॉफिट है, तो मैं इसमें से अगर 20% हटा दूं तो कहना ऐसे कि मुझे सीधा सीधा सीओजीएस मिल जाएगा। तो मुझे यहां पे सेल्स नहीं चाहिए सर, मुझे यहां पे क्या चाहिए? सीओजीएस चाहिए। कितना है ये सीओजीएस? देखिए जरा कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। आई गेस 3,20,000। सही हो कि नहीं, गलत सही हो कि नहीं बताइए आप लोग। परचेसेस यहां पे उल्टा करना है, माइनस करना है और सेल्स को ऐड करना है, बस
पहुंच जाएंगे हम लोग स्टॉक पे। तो आई होप इट दिस इज 7,69,660। क्या ये आ रहा है सबका? ठीक है, इजी छे। चलिए, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही निकाल लिया यानी यू आर इन द राइट ट्रैक, आप लोग सही जा रहे हो, लगे रहो ऐसे ही, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और क्वेश्चन अभी आपको दिखा रहा हूं जो इसी लाइंस में है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स और एडिशनल है। तो मैं आपको अभी ले आता हूं मॉड्यूल के इस इलस्ट्रेशन पे। आप अगर ध्यान से देखोगे ये इलस्ट्रेशन हूबहू वैसा का वैसा है जैसा अभी अभी हमने देखा है, बस 2-3 पॉइंट्स यहां पे एडिशनल है। और एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इनको मिक्स करके एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बनाया था और जून एग्जाम्स में पूछ लिया था, ठीक है। तो चलिए एग्जाम एक बार देखते हैं भी इसको हम लोग। तो सबसे पहली बात यहां पर ये पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट तो आप लोग आराम से हैंडल कर लोगे, मुझे लगता नहीं यहां पे दिक्कत जाएगी। तो मैं अभी सीधा आ रहा हूं चौथे और पांचवें पॉइंट में, ठीक है। चौथे पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ मुझे कहा गया है कि ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीन 4 weeks. He returned 40% of the goods on 10th of April, approving the rest. The customer was billed on 16 April. बिल कब बना? 16 अप्रैल को। Getting me? बिल कब बना? 16 अप्रैल को। ओके, अब जरा आराम से इसके बारे में सोचिए। अभी अभी हम लोगों ने सेल और रिटर्न के बारे में भी कुछ डिस्कस किया हुआ है, उसके मुताबिक आपको यहां पे थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। मैं आंसर इजीली बता सकता हूं आप लोगों को, लेकिन फिर मजा किरकिरा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इसके बारे में सोच के देखिए कि यहां पे क्या करना चाहिए। सर 10,000 रुपए के गुड्स है, ठीक है, जो हम लोगों ने सेल और रिटर्न बेसिस में दिए हुए थे। अब इसमें से 40% रिटर्न हो गए सर, ठीक है, और बिल कब बना है? 16 अप्रैल को, ठीक है। 40% रिटर्न हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? 60% सेल हुआ, लेकिन सेल का बिल कब बना? 16 अप्रैल को, ठीक है। एक बार आप लोग इसके बारे में सोच के देखेंगे। और उसी के साथ साथ द ट्रेडर हैड आल्सो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अब जरा समझ के उस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए और सब मुझे बताइए कि इस बार हम कंसाइनर है कि कंसाइनी है। आर्यन प्रॉफिट एलिमेंट का भी ध्यान रखना। हाँ जी, 5th पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि हम कंसाइनर है कि हम कंसाइनी है? कंसाइनी। सेंटेंस को पढ़ के अगर समझ में आए, द ट्रेडर हैड आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग, यानी हमें मिला है सर, यानी वी नाउ आर द कंसाइनी। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो हम कंसाइनी है, तो क्या ये गुड्स हमारा है? नहीं है। लेकिन फिजिकल स्टॉक में मिलेगा क्या? सर फिजिकल स्टॉक में तो मिलेगा, लेकिन हम इसके ओनर नहीं है सर, तो हमारे स्टॉक में से इस 8,000 के गुड्स को मुझे हटाना है, राइट। ओके, आगे देखो वहां पे क्या दिया हुआ है। 20%, ये 8,000 भी नहीं है, एक मिनट, 8,000 में भी कुछ और डिटेल दिया है। 20% of the goods had been sold and another 50% by 15th April, यानी इतना गुड्स तो हमने बेच दिया। हमारे पास स्टॉक कब का है? 15 मार्च का, सॉरी 15 अप्रैल का। तो 15 अप्रैल तक सर 20% तो 31 मार्च तक ही बिक गया था, और 50% और, यानी टोटल 70% सेल हो चुका है टिल 15 अप्रैल। यानी 15 अप्रैल को जो फिजिकल स्टॉक काउंट किया होगा उसमें कितना गुड्स नजर आया होगा? पूरा नजर आया होगा क्या? नहीं सर, कितना नजर आया होगा? ओनली 30%। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सर 20% और 50% तो बिक चुका है। हमारे पास ये जो दिया हुआ है स्टॉक, ये स्टॉक कब का है? 15 अप्रैल का है। अगर ये 15 अप्रैल का है तो सर 15 अप्रैल तक तो टोटल मिला के 70% स्टॉक बिक चुका है। यानी हमारे पास फिजिकली कितना नजर आया होगा? 8,000 का 30%। ये हमारे फिजिकल काउंटिंग में नजर आ रहा है, बट आर वी द ओनर ऑफ द गुड्स? तो हेंस मुझे क्या करना चाहिए? सोच के देखिए अभी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स अभी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको सोचना है और इसके सॉल्यूशन को देखे बगैर एक बार खुद ट्राई करना है पूरा का पूरा,
और फिर सॉल्यूशन से मैच करके देख लो फाइनल आंसर सही है कि नहीं। कर पाओगे एक ट्राई सभी लोग? ठीक है, चलो। तो मैंने आपको जैसा कि कहा था कि हम लोग 3 क्वेश्चंस देखेंगे, 3 क्वेश्चंस हमने देखे, ठीक है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, और जितने बचे हुए क्वेश्चंस है वो भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो विद दैट विल स्टॉप फॉर नाउ एंड प्लीज डू ट्राई। अभी मत भूल जाना, अभी आराम से होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कल फिर से मिलते हैं। टाइम अगर चेंज हुआ तो मैं अपडेट करता हूं, अदरवाइज सेम टाइम में ही मिलता है, ठीक है। डन, चलो देन, कोई डाउट एनीवन? गुड, बढ़िया। एंड करें फिर अभी। बाय 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 ऑल ऑफ यू। फॉर्मेट कुछ नहीं, अपना जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है वैसे इन्वेंटरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। एक स्टॉक को लिखा, फिर एक के बाद एक दनादन प्लस माइनस करते गए। ज्यादा से ज्यादा कोई कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट लगा तो वर्किंग नोट, दैट्स इट, ठीक है। नहीं यार, इन सब लोग यूट्यूब पे ही कंफर्टेबल है तो वही करते हैं, छोड़ो। थोड़ा ही हो रहा है ना कशिश, ये क्वेश्चंस को तो लोग दर दर कांपते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन से जो अभी देख रहे हैं हम लोग। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इज वेरी गुड, अचीवमेंट है। पहली बार देखने में अगर आपको थोड़ा सा ही कंफ्यूजन हो रहा है तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। और प्रैक्टिस लगता है, थोड़ा और प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में ही आपको प्रेजेंट करना है, जैसे बीआरएस लिखते हो वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो घबराओ मत, लगे रहो, कोशिश करो, बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलो, मिलते तो फिर कल, ओके। चलो, बाय बाय।